हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। बट इसी के साथ में आप लोगों की नाराज़गी मुझे पता है मुझसे बहुत है, पर मेरी भी बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं क्योंकि मेरे को फ़ोन से ही रिकॉर्ड करनी पड़ती है। ज़्यादा संसाधन मेरे पास नहीं है। ये वाइट बोर्ड, ये मार्कर, ये फ़ोन, ये माइक और ये लाइट, बस इतना ही साधन है। इसी साधन के माध्यम से मैं आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ। पर अभी क्या हो रहा है, टेक्निकल दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। कल क्या हुआ कि कल मैंने ये पूरी की पूरी वीडियो, सेम वीडियो रिकॉर्ड कर ली, फ़ोन में चलती भी रही, रिकॉर्डिंग चलती भी रही, बट जब निकाल के उसको देखा तो उसमें क्या हो गया, हमारा उसमें वो वीडियो मिली ही नहीं। और सच्ची मानो फिर मेरे को शाम को मतलब वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है, देर हो जाती है, समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब फिर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और सच में नहीं पता कि अब भी रिकॉर्ड ही होगी या नहीं होगी, तो देखूंगा जैसे भी कुछ रहेगा। तो बिना देरी किए हम लोग शुरू कर रहे हैं। हम लोग ग्राम्य विकास कार्यक्रमों को पढ़ रहे हैं और बहुत बेहतर ढंग से। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको छोटे छोटे लेक्चर्स में सारी चीज़ कंप्लीट करा दूंगा, चाहे लेक्चर की संख्या कितनी भी ज़्यादा हो जाए। पर आप एक उन्नत नागरिक बन के निकलेंगे, लेखपाल के लिए बिल्कुल योग्य अभ्यर्थी की तरह से आप लोग निकलेंगे। तो आज हम 3 बड़े कार्यक्रमों की चर्चा करने वाले हैं, जिसमें है DPAP यानी ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, सूखा प्रवण क्षेत्र प्रोग्राम। दूसरा है MNP मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। और इसके बाद है 20 पॉइंट्स प्रोग्राम यानी 20 सूत्रीय कार्यक्रम। तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनको समझना हम लोग चालू करते हैं। देखो, आप सबको पता है कि भारत का बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है जहां पर वर्षा की बड़ी समस्या रहती है। देखो, सिंचाई का जो प्रमुख साधन है भारतीय कृषि में, वो भारतीय कृषि में नहीं है, पूरे विश्व में आप देख लीजिए, वह है वर्षा। ज़्यादातर जो किसान हैं वो सिंचाई के लिए, खेतों में जल प्रवाह करने के लिए, जल पूर्ति के लिए वर्षा पर ही डिपेंड करते हैं। और जैसी पूर्ति वर्षा से हो जाती है वैसी पूर्ति अन्य साधनों से नहीं हो पाती। चाहे बोरवेल लगाई जाए, कुएं के द्वारा सिंचाई की जाए, या नहर सिस्टम के द्वारा सिंचाई की जाए, या अन्य कोई भी साधन हो, जैसी पूर्ति वर्षा के द्वारा होती है वैसी नहीं हो पाती है। बट फिर भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर वर्षा बहुत कम होती है। जैसे कि आप विदर्भ का क्षेत्र ले लीजिए, ठीक है, विदर्भ का बहुत सूखा है। वहाँ पर क्या बन जाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है, क्योंकि आपके अरब सागर से उठने वाली जो नम हवाएं हैं, जब वो बहती हैं, जब मानसून की तरह से चलती हैं, तो पश्चिमी घाट से टकराकर वो बाईं तरफ ही क्या कर देती हैं, वर्षा कर देती हैं। जैसे इधर से चली पवने, ठीक है, और यहाँ पर ये पश्चिमी घाट हैं, तो यहाँ पर जैसे टकराई तो यहीं पर वर्षा हो जाएगी। उसके बाद हल्की होने के बाद उठ के चली जाएगी। और इधर का जो क्षेत्र है, विदर्भ का क्षेत्र कहलाता है, यहाँ पर तो खूब बारिश होगी पर यहाँ पर बारिश नहीं होगी, तो ये वृष्टि छाया क्षेत्र है। यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, या पर्यावरण के असंतुलन के कारण कि एल नीनो आ गया, लाल नीनो आ गया। एल नीनो की वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जब आपको भूगोल पढ़ाएंगे तब मतलब सब चीज़ों को करेंगे। तो एल नीनो का क्या है, एल नीनो की वजह से मतलब परिवर्तन हो जाता है नम हवाओं का। तो उस वक्त कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी क्षेत्र में वर्षा उस दौरान होती नहीं है, और कई बार ऐसा हो जाता है पर्यावरण परिवर्तन हो जाता है तो वर्षा बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो फिर भी सरकार के पास एक डेटा रहता है कि भाई कौन कौन सा क्षेत्र कृषि प्रवण क्षेत्र है, सूखा प्रवण। देखो, आपने देखा होगा जब भी आप कहीं बाइक राइड कर रहे होते हैं या आप कार ड्राइव कर रहे होते हैं, मतलब कि आप जा रहे होते हैं, तो वहाँ पर बोर्ड लगा होता है कि भाई एक्सीडेंट प्रोन एरिया, कृपया सावधानी चलिए, यानी कि दुर्घटना प्रवण क्षेत्र है। यहाँ पर प्रवण का मतलब है कि सामान्यतः वहाँ पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, तो आपको सावधानी रखने की जरूरत है। तो सूखा प्रवण, जो ये सूखा प्रवण शब्द है, सूखा तो सूखा ही है, ड्रॉट है ना, अकाल पड़ जाना, और प्रवण प्रोन यानी कि अमूमन वहां पर वो चीजें होती रहती हैं, ये बात है। तो सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम DPAP 1973 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1973 में इसको शुरू किया गया था। और क्या मतलब कारण थे इसको शुरू करने के? तो सूखे से अक्सर प्रभावित रहने वाले क्षेत्रों की समस्याओं को हल करने के लिए इस प्रोग्राम को चालू किया गया था। भाई सूखे के क्षेत्र में क्या प्रॉब्लम होगी, आपको क्या लगता है? देखो, बारिश नहीं होगी तो होगा क्या? बारिश नहीं होगी तो कृषि नहीं होगी, कृषि नहीं होगी तो ना तो खाद्यान्न उपजेंगे, ना चावल उगेगा, ना गेहूं उगेगा, ना दालें उगेंगी, ना ही अन्य कोई खाद्यान्न उगेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। दूसरी क्या समस्या खड़ी हो जाएगी? दूसरी समस्या हो जाएगी वहां पर आमदनी ठप हो जाएगी, आदमी का रोजगार खत्म हो जाएगा, आय की वृद्धि खत्म हो जाएगी। तीसरी समस्या और बड़ी, पेयजल की समस्या हो जाएगी। तो ये मतलब
आदमी का सब कुछ चौपट होने की कगार पे चला जाता है। मूलभूत है कि भोजन नहीं मिलेगा, जल नहीं मिलेगा और रोजगार नहीं मिलेगा, आय के साधन समाप्त हो जाएंगे। तो इन साधनों को, इन जो बेसिक नीड्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम को चालू किया गया। और कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करी जाएगी इसमें, मतलब उन्होंने क्या टारगेट रखा कि भाई हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कि भाई हम कृषि करेंगे वहां पे कैसे भी करके, कैसे भी जो सूखा प्रवण है वहां तक भाई कैनाल सिस्टम को पहुंचाओ, वहां पर सिंचाई के नए नए साधन इकट्ठे करो, जहां पर मतलब इस तरह से प्रॉब्लम होती है, तो वहां पर कृषि में कुछ ना कुछ करके वैज्ञानिक विधियों के द्वारा खाद्यान्न को उपजाया जाए, वृक्षारोपण किया जाए। ठीक है, वृक्षारोपण होने से क्या रहता है कि वहां का पर्यावरण मतलब अनुकूल बना रहता है। ठीक है, क्योंकि इवेपोरेशन होता है, आपने देखा होगा कि जो पुष्प जो पेड़ होते हैं वो भी पत्तियों में लगे स्टोमेटा से पानी को उड़ाते रहते हैं, तो उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है चीजों में। और उसके बाद क्या तीसरी चीज जरूरी है, भूमि का संरक्षण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो सूखा पड़ जाएगा तो आपने देखा होगा मोटी मोटी दरारें पड़ जाती हैं भूमि में और धीरे धीरे वह अपनी उर्वर क्षमता को खो सकती है। तो इस भूमि का संरक्षण करना जरूरी है। सड़क निर्माण करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सड़क निर्माण होगा तो उन क्षेत्रों में जो भी आवश्यकताएं हैं, जो पूर्ति करनी है, जल पहुंचाना है, अनाज पहुंचाना है, अन्य सुविधाएं पहुंचानी है, तो वो चीज पहुंच जाएंगी। और पेयजल की उपलब्धता पर ध्यान देना है, क्योंकि सूखा पड़ जाएगा तो जो नलकूप है वहां पर वाटर लेवल है वो डाउन चला जाएगा। ठीक है, ठीक से जो जल स्रोत भरे हुए थे वो समाप्त हो जाएंगे। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम को लागू किया गया। ये आपको बात ध्यान रखनी है। अभी सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के बिल्कुल टारगेट क्या थे, उद्देश्य क्या थे, तो सूखे से उत्पन्न कुप्रभावों को कम करना। ठीक है, ये कुप्रभाव जो मैंने बताए इनको कम करना इसका था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी कमजोर वर्ग की आय में स्थिरता लाना। देखो कमजोर वर्ग है, पहले से ही कमजोर है, उसकी आय थोड़े से पैसे कमा पा रहा है, जिंदगी न जाने कैसे गुजर बसर कर पा रहा है। ठीक है, और उसके बाद भी सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, तो उस व्यक्ति की जो आय थी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और आय खत्म हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगी तो वो अपनी जिंदगी जिएगा कैसे। तो दूसरा इंपॉर्टेंट था कि कमजोर वर्ग का जो कमजोर वर्ग है उसकी जो आमदनी है, जो आय है, जो इनकम है, उसमें किसी तरह स्थिरता बनी रहे, ये चीज है। और पर्यावरण संरक्षण का विशेष ध्यान देना, ये भूमि है ना, ये सब चीज भूमि संरक्षण हो, वना वृक्षारोपण हो, तो इसको विशेषकर ध्यान देना कि भाई वहां पर पर्यावरण संरक्षण होता रहे, वहां पर कोई दिक्कत ना हो। सूखा पड़ जाएगा तो पेड़ वेड़ सूख जाएंगे, सब चीज हो जाएगी, वहां पे बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा। तो उस चीज को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ड्रोट प्रोन एरिया प्रोग्राम ये आपको याद रखना है 1973 में, और ये कुछ कुछ इसके मूलभूत उद्देश्य थे। उसके बाद 1974 में एक नया प्रोग्राम लॉन्च होता है, जिस प्रोग्राम का नाम था न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, MNP। ठीक है, MNP। और MNP 1974 में लागू हुआ। और किस योजना के दौरान लागू हुआ, तो आपको पता है कि भारत में क्रम दर क्रम पंचवर्षीय योजनाएं चलती हैं 5 साल के लिए। देश का एक टारगेट रहता है कि भाई हम आगामी 5 सालों में इन मुद्दों पर ध्यान देंगे। तो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी आपकी, 5th 5 ईयर प्लान था 1974 से 78 के बीच में, 1974 से 1978 के बीच में, उस योजना के दौरान ये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लागू किया गया। और इस पंचवर्षीय योजना के 5th 5 ईयर प्लान के जो मुद्दे थे, वो प्रमुख मुद्दा था गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ। क्या था? गरीबी हटाओ। देखो टाइम किसका चल रहा है, 1974 चल रहा है, यानी कि उस टाइम के पीएम कौन है? उस टाइम के पीएम है इंदिरा गांधी। कौन है? इंदिरा गांधी। ठीक है, उस टाइम के पीएम कौन है? इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी ने ही भारत में सबसे पहले गरीबी हटाओ का नारा दिया। वो गरीबी के ऊपर चोट करने के लिए उन्होंने अपनी मतलब तैयारी की। तो उस समय क्योंकि इंदिरा गांधी जी का टाइम है और उस समय प्रॉब्लम्स भी काफ़ी हैं, 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भी गरीबी उन्मूलन को ही बनाया गया। ठीक है, गरीबी उन्मूलन इसके मुद्दे थे, रोजगार प्रदान करना इसका मुद्दा था, और न्याय प्रदान करना इसका प्रमुख मुद्दा था। न्याय कैसा? मुख्यतः आर्थिक न्याय प्रदान करना। ठीक है, समाज में जो आर्थिक विषमताएं देखी जाती हैं, कि जैसे मैंने आपको बताया था ग्रामीण क्षेत्रों में 15 to 20% लोग ऐसे हैं जिनके पास
इतना धन है, इतनी आय के साधन है, बड़े खेत हैं, बड़ी जोत है, वो लोग शहरों जैसा जीवन जी रहे हैं, एसी भी है, कूलर भी है, पंखे भी हैं, बड़ी भूमि है, अच्छे गिद्दों पे सोते हैं, अच्छा खाते हैं, मस्त हैं, खूब अच्छे से कारवार यूज कर रहे हैं। जबकि उसी गांव में 70 से 75 या 80% तक लोग ऐसे हैं जो छोटी जोत वाले हैं और केवल अपना काम चला रहे हैं। ठीक है, अगर उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है तो दिक्कत उनके लिए काफी खड़ी हो जाती है। तो सामाजिक आर्थिक न्याय उनको मिल पाए, तो गरीबी उन्मूलन, रोजगार प्रदान करना और न्याय इस 5वीं पंचवर्षीय योजना के मुद्दे थे। अब इसी 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्योंकि एमएनपी लॉन्च हुआ है तो उसको प्रभावित करेगा ही करेगा। और एमएनपी के जो उद्देश्य रहे उसमें 2 प्रमुख उद्देश्य रहे। सीमित साधनों द्वारा बुनियादी जरूरतों को पूरा करना। नाम ही क्या है, आवश्यकता, नीड्स, जरूरतें, आदमी की बुनियादी बेसिक जरूरतों को पूरा करना। यानी कि उसको रोटी मिल जाए, ठीक है, उसको कपड़ा मिल जाए, उसको मकान मिल जाए, उसको रोजगार मिल जाए, ठीक है, मतलब कि उसकी आय हो जाए, ठीक है, उसको शिक्षा मिल जाए, उसको स्वास्थ्य मिल जाए, ठीक है, उसको यही बेसिक चीजें। क्योंकि बिजली का तो तब इतना कुछ था ही नहीं, गांव-गांव में बिजली पहुंची नहीं थी 74 में तो, ठीक है। तो ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान, ये बेसिक नीड्स उस व्यक्ति की पूरी हो जाए। तो और किसके, कैसे, सीमित साधनों में, जो भी उस क्षेत्र में उपलब्ध है उन सीमित साधनों द्वारा ये काम पूरा हो जाए। और दूसरा प्रमुख उद्देश्य था जीवन में सुधार लाया जा सके, ठीक है, जीवन में सुधार आ जाए व्यक्ति के। और जीवन में मुख्यतः सुधार कब आता है, जब कोई भी व्यक्ति आर्थिक रूप से संबलित होता है, आर्थिक रूप से उसको बल मिलता है, तब वह व्यक्ति जनजीवन जो है व्यक्ति का उसमें सुधार आता है। अब देखते हैं हम 20 सूत्रीय कार्यक्रम यानी 20 पॉइंट्स प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं। और अपने आप में एक अनोखा ही प्रोग्राम जो ग्रामीण विकास एवं भारत के विकास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और आज भी इसको लागू किया गया है, आज भी वर्तमान में भी मतलब ये चल रहा है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, मैंने सारे पॉइंट्स इसमें ऐड कर दिए हैं, सब चीज इसमें ऐड कर दी है, आपको पढ़ के बहुत मजा आएगा। देखो नाम से ही पता लग रहा है 20 सूत्रीय प्रोग्राम, यानी कि एक ऐसा कार्यक्रम, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें 20 सूत्र हैं, विकास का एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें 20 सूत्र, 20 पॉइंट्स को, 20 पॉइंट्स को फोकस करके काम किया जा रहा है और देश के विकास की, प्रगति की दर को बढ़ाया जा रहा है। आप सबको मैं बताऊं, जो 20 पॉइंट्स प्रोग्राम है, 20 सूत्रीय प्रोग्राम है, वो सबसे पहले 1975 में लॉन्च हुआ था। 1975 में लॉन्च होने के बाद तब से लागू हो गया, सब चल गया, पर समय समय पर इसको पुनर्गठित या आप कह सकते हैं पुनर्संरचना इसकी की गई, इसमें सुधार करते हुए चीजों को सुधारा गया। और फिर ये 1982 में पुनर्गठित हुआ, उसके बाद ये 1986 में पुनर्गठित हुआ और उसके बाद लास्ट टाइम ये 2006 में पुनर्गठित हुआ था। और आपको मैं एक बात बता दूं, वर्तमान में जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम लागू है वो सन 2006 वाला 20 सूत्रीय कार्यक्रम लागू है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी होगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे चलते हैं, इस कार्यक्रम के उद्देश्य पर चर्चा करते हैं, इस कार्यक्रम के उद्देश्य पर चर्चा करते हैं। देखो 1975 का टाइम है तो इंदिरा गांधी जी उधर हैं, तो उन्होंने नारा दे रखा है गरीबी हटाओ। तो वो ज्यादातर जो काम कर रही हैं वो बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए, आदमी की गरीबी हटाने के लिए काम कर रही हैं। तो ये जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम था, इसका जो प्रमुख लक्ष्य था, बिल्कुल ऐसे तो 20 सूत्र हैं, पर जो प्रमुख लक्ष्य था वो था निर्धनता पर सीधे चोट करना। यानी कि जो गरीबी है, जो पॉवर्टी है, उसको डायरेक्ट हिट करने के लिए प्रोग्राम बनाया गया था कि भाई सीधा प्रहार, सीधी चोट निर्धनता पर होनी चाहिए, कैसे भी करके हम अपने देश में से गरीबी को हटाएं, ठीक, गरीबी को हटाएं। इससे पहले गरीबी के ऊपर पूरा का पूरा मैं डेटा दे चुका हूं, आपको बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया भी है। दूसरा है पिछड़े एवं निर्धन व्यक्तियों के जीवन में सुधार करना। देखो जब आप गरीबी हटाने के लिए जाएंगे, यानी कि आप व्यक्ति के आय के स्रोतों को खोल रहे हैं, और जब आय के स्रोत खुलेंगे तो व्यक्ति के पास पैसा आएगा तो निर्धनता दूर होगी, और निर्धनता दूर होगी तो जीवन के स्तर में स्वाभाविक रूप से सुधार होगा ही, ठीक है, जीवन स्तर में सुधार होगा ही, जीवन में सुधार, जीवन स्तर में सुधार, ठीक है। तीसरा है इसमें शिक्षित एवं जिम्मेदार नागरिकों का निर्माण करना, ठीक है, तीसरा चौथा एक ही बात कहिए, शिक्षित एवं जिम्मेदार नागरिकों को तैयार करना।
ऐसे नागरिकों का निर्माण करना जो देश के प्रति जिम्मेदार हों और पढ़े लिखे हों, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था उसके बाद मात्र 18% ही भारत में साक्षरता दर थी, जो धीरे धीरे बढ़ रही है। परंतु आज भी विश्व की यदि औसत साक्षरता दर की बात की जाए तो लगभग 86% है और भारत आज भी 74% के आसपास है। आज भी ये बहुत कम है, ठीक है, लगभग 11-12% कम एक औसत साक्षरता दर से भारत की कमी है। धीरे धीरे चीजें सुधर रही हैं। अब जब अगली जनगणना होगी तो डेटा और भी सुधर कर आएगा, ये चीज देखने में मिलेगी, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम है देश के आर्थिक एवं सामाजिक रूपांतरण का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। ब्लूप्रिंट का एक तरह से कह सकते हैं ढांचा, ब्लूप्रिंट का मतलब ढांचा के ब्लूप्रिंट है भाई, नक्शा एक तरह से। तो ये जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम है इसको देश के आर्थिक एवं सामाजिक रूपांतरण, यानी कि इस कार्यक्रम को यह माना गया कि यह कार्यक्रम लागू होगा तो देश में आर्थिक रूपांतरण आएगा, यानी कि लोगों की जो गरीबी की प्रॉब्लम है वो सोल्व होगी, अर्थव्यवस्था अच्छे से चलेगी और समाज में सामाजिक रूपांतरण भी आएगा, यानी कि लोगों में जो भेदभाव है, जो आर्थिक रूप से भेदभाव है, आर्थिक विषमताएं हैं, उन सब में प्रभाव पड़ेगा और लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई देश के आर्थिक व सामाजिक रूपांतरण का ब्लूप्रिंट किसको कहा जाता है, तो बोलना पड़ेगा 20 सूत्रीय कार्यक्रम को कहा जाता है। ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं 1975 में शुरू हुआ, 82 में सुधार हुआ, 86 में सुधार हुआ, 2006 में सुधार हुआ, तो कुछ ना कुछ लाभ इससे हो रहा होगा, कुछ ना कुछ परिणाम इसका निकला होगा, तभी तो इसको किया जा रहा है। वह परिणाम था विकास कार्यों में तीव्रता आ गई, विकास कार्यों में तीव्रता आ गई, भारत में जो डेवलपमेंट हो रहा था उसमें गति आ गई, वो तेज रफ्तार से दौड़ने लगा। अब इंपॉर्टेंट बात यह है वो 20 सूत्र कौन कौन से हैं जिन सूत्रों को टारगेट करके काम किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहला मैंने लिख रखा है पूरा, यहां पर आप भी देख सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला जो सूत्र है वो है गरीबी हटाओ, भाई गरीबी हटाओ, ठीक है, यही है। दूसरा है जनशक्ति, जनशक्ति मतलब मैन पावर, मैन पावर कि भाई जो मैन पावर है, जो व्यक्ति है कि भाई फलाना आदमी है, ये आदमी है, ये आदमी है, कौन व्यक्ति किस क्षेत्र के लिए उचित है या मैन पावर को किस किस फील्ड में कैसे कैसे यूटिलाइज करना है और कैसे कैसे वहां से ज्यादा लाभ को हमको निकालना है, ये है जनशक्ति को केंद्रित किया गया। तीसरा था किसान मित्र, है ना, किसान मित्र, यानी कि ये किसान मित्र एक योजना हरियाणा में लागू हुई है, पर किसान मित्र वाला जो ये पॉइंट है ये बहुत पुराना है। आपको पता है भारत में जो किसान है वो अब तो धीरे धीरे चीजें सुधर रही हैं, पर पहले बिल्कुल भी मतलब पढ़ा लिखा नहीं होता था, अनपढ़ होता था और पारंपरिक रूप से जो कृषि होती थी, हल बहाया, बीज बो दिया, पानी दे दिया, निराई गुड़ाई कर दी, फसल को काट लिया, उसको मतलब ही नहीं है कि भाई उत्पादन कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं थी उस व्यक्ति के लिए। तो अब किसान गरीब का गरीब है। अब गरीबी कैसे हटे भाई, या तो उसका उत्पादन अच्छा हो, उसकी भूमि में उत्पादन अच्छा हो, साथ में वो कुछ ऐसे काम करे जो कृषि से संबंधित ही हो और उसके साथ साथ में खाली टाइम में वो उन चीजों को कर ले। तो एक व्यक्ति ऐसा नियुक्त किया जाए कि किसान मित्र है, उसको बताया कि भाई यार तू एक काम कर सकता है, यार तू यहाँ पे इसमें बो रहा है, ये तू अपनी जो मिट्टी है उसका सैंपल करा ले, भाई देख ले इसमें क्या कमी है, ठीक है, वो खाद डाल ले, तेरा उत्पादन बढ़ जाएगा। अभी तेरे खेत में 1 बीघा में 2 क्विंटल 3 क्विंटल गेहूं हो रहे हैं, उसके बाद 4 क्विंटल हो जाएंगे, 5 क्विंटल हो जाएंगे, 6 क्विंटल तक भी हो जाएंगे, वृद्धि हो जाएगी, तू दुगना मुनाफा कमा पाएगा। उसको ये बता देगा कि भाई तू साल भर में यार 4 एक ही फसल बोता है, गेहूं और ये चावल, तू एक काम कर गेहूं चावल के बीच में एक फसल ले ले, ठीक है, और उसके बाद आगे तू बीच में जायद की फसल ले ले। तो उसको सब चीजें बताएगा, मिक्स फार्मिंग बताएगा, उसको एक साल में कैसे फसलें लेनी है ये बताएगा, और बताएगा भाई ये तू मधुमक्खी पालन कर ले, भाई तू मछली पालन कर ले, रेशम पालन कर ले, मुर्गी पालन कर ले, सुअर पालन कर ले, भेड़ पालन कर ले, ठीक है, और भी बहुत सारे, वानिकी कर ले और बाग लगा ले, बागवानी कर ले, ठीक है, तमाम चीजें उसको बताएगा। तो ये सब चीजें जिससे उसके आय के साधन बढ़ सकते हैं, ऐसा काम ये है किसान मित्र करता है। उसके बाद चौथा पॉइंट है श्रमिक कल्याण, यानी कि जो मजदूर है भाई उनका भी कल्याण होना चाहिए, उनका हक ना कोई मारे, जबरदस्ती उनसे कोई काम ना कराए, उनको पैसा जितना वो चाह रहे हैं, जितना वो काम कर रहे हैं वो मिल जाए, श्रमिकों का कल्याण हो, खाद्य सुरक्षा हो, ठीक है, खाना ठीक ठाक तरीके से मिलता रहे, ठीक है, खाना ठीक ठाक तरीके से मिलता रहे, भोजन में सुरक्षा हो, साफ सुथरा अन्न मिले, ये सब चीजें हैं इसमें। उसके बाद सभी के लिए आवास की व्यवस्था हो, ये तो आज तक चली आ रही चीज। 2022 तक सरकार का लक्ष्य है
कि वह आवास देंगे, सभी को आवास मिलेंगे। चल भी रहा है काम पर, अभी पूरी स्तर पर नहीं है, धीरे धीरे चल रहा है। उसके बाद बस्तियों में सुधार होगा, ठीक है, बस्ती सुधार। आपने देखा होगा कि बहुत सारी मलिन बस्तियां रहती हैं, बहुत बुरा हाल रहता है, घुसने का मन नहीं करता, नालियों में कीचड़, बाहर कीचड़, लोग पता नहीं किस किस तरह के टीन टप्पर में पड़े। जैसे कि मुंबई में लोग चोल देखने आते हैं, ठीक है, चोल मतलब छोटी छोटी जगह में, इतनी इतनी जगह में एक एक आदमी निवास कर रहा है, तो वो बड़ी प्रॉब्लम है। तो बस्तियों में सुधार किया जाए, पेयजल की आपूर्ति की जाए, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, व्यक्तियों को स्वास्थ्य अच्छा दिया जाए, ठीक है, शिक्षा उनको मिले। 10वां पॉइंट है शिक्षा मिले। उसके बाद 11वां पॉइंट है जो एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनका कैसे भला हो, ये चीज इसमें पॉइंट था, है ना। उसके बाद महिला कल्याण कैसे हो, औरतों का कल्याण कैसे हो, औरत तो कहना ठीक नहीं है, स्त्री, ठीक है, बाल कल्याण कैसे हो, बच्चों का कल्याण कैसे हो, पर्यावरण संरक्षण कैसे हो, सामाजिक सुरक्षा कैसे मिले, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा कैसे मिले। सुरक्षा में सब तरह की सुरक्षाएं इसमें सम्मिलित हैं। भाई आदमी पैसे कमा के ला रहा है और चोरी छीनी नहीं हो रही, उसके घर में गाय भैंस तो नहीं खुल जा रही, तमाम चीजें, तो सामाजिक सुरक्षा वाला पॉइंट है। उसके बाद सड़कें, उसके बाद बिजली, ठीक है, पिछड़ा, अगर कोई क्षेत्र पिछड़ा हुआ है तो उस पिछड़े क्षेत्र तक विकास कैसे किया जाए, उस चीज को उभारना। उसके बाद एक पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ई शासन, ई गवर्नेंस। आप सबने ये शब्द समय समय पर सुना होगा, काफी लोग जानते भी होंगे, काफी लोग नहीं भी जानते होंगे। ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस का मतलब है कि जो सरकारी सुविधाएं हैं, सरकार जो जो सुविधाएं प्रोवाइड करती है उनको ई का मतलब इंटरनेट पे, ठीक है ना, इंटरनेट पे प्रोवाइड करवा दे। आपने देखा होगा कि पहले के समय में आपको कोई भी काम करना होता था तो दफ्तर में जाना होता था, ऑफिसेज में जाना होता था, पर आज वही काम आपके इंटरनेट पे हो जा रहे हैं, ठीक है। आप जैसे बैंक का ही काम ले लो, अब आज आप यूपीआई के द्वारा कहीं भी पे कर सकते हैं, कहीं भी पैसा ले सकते हैं, पर पहले आपको बैंक में जाना पड़ता था, दफ्तरों में चक्कर लगाने पड़ते थे। तो ई गवर्नेंस, जो सरकारी सुविधाएं हैं, वो सरकारी सुविधाएं आपको इंटरनेट के माध्यम से मिल जाए, सरकार का भी खर्चा बचे, आपका भी खर्चा बचे, आपके चक्कर काटने की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो ई गवर्नेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा था, ठीक है, और क्रांति ला के रख दी है इन्होंने। और उसके बाद युवा विकास भी एक मुद्दा है कि भाई युवाओं का विकास हो। तो कुल मिला के 20 पॉइंट्स हैं जिन पर काम किया जा रहा है। और भी चीजें मैं आपको बताऊंगा आज, क्योंकि ये टेक्निकल ग्लिच चल रहा है तो इसको सॉल्व कर दे, नहीं तो मैं और भी चीजें आपके लिए रखता। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।